हुकूमत की संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटेड माहौल में हमारी वो मुलाकात वजीर आजम इमरान खान साहब से कराएं। हमारे जितने असीरान हैं बशमूल वजीर आजम इमरान खान साहब, हमारे लीडरान, उनकी बेल्स पे जो आपके प्रोसिक्यूटर हैं, और ये एक कोई फेवर किसी से नहीं चाहते हैं, न कोई डील है न डील है, प्रोसिक्यूटर्स उसको अपोज ना कराएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का माहौल था उसमें तो डेडलॉक बदस्तूर बरकरार है। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम इमरान खान से मुलाकात भी उनकी नहीं हो सकी, उनका ये शिकवा भी बरकरार है। लेकिन आज पीटीआई ने हुकूमत से एक बड़ा और नया मुतालबा कर दिया है। जैसा कि आप सुन रहे थे, उमर अयूब ने इमरान खान और दीगर जो कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऑप्शन के बजाय ये मुतालबा किया है कि हुकूमती जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो तमाम केसेस में जमानतों की मुखालफत ना करें ताकि इमरान खान और दीगर कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सके। पीटीआई की तरफ से अब आज जो ये मुतालबा किया गया है, माजी का अगर हम हवाला दें आपको तो ये दिलचस्प सूरत हाल लगती है। जब नैब प्रोसिक्यूटर्स ने अल अजीजिया रेफरेंस में इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ को मिलने वाली जमानत की मुखालफत से इनकार किया था तो उसको पीटीआई ने उस वक्त एनआरओ और डील का नतीजा करार दिया था और खुद मुस्लिम लीग नून ने भी इस बात को बाद में डील का नतीजा ही करार दिया था। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत ये जो एक नया मुतालबा पीटीआई की तरफ से सामने आया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको संजीदा लेगी या कोई दरमियानी रास्ता इसके जरिए निकलेगा या फिर इसको एक एनआरओ करार देकर पीटीआई से पर तंज ही किया जाएगा, ये बात होगी। इसके अलावा आज के अहम तरीन कानूनी मामलात हैं जिसको इस प्रोग्राम में हम जेर बहस लेकर आएंगे। पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का अहम मामला जेर बहस है और हाल ही में 9 मई के जो वाकयात हैं उसके इल्जाम में 85 पीटीआई के कारकुनान को फौजी अदालत ने सजा सुनाई, जबकि आर्मी चीफ ने 19 मुजरिमान की सजा माफी की दरखास्त कबूल की। यह मामला आईनी बेंच के सामने चल रहा है। आज होने वाली समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अहम सवालात उठाए हैं जिन्हें हम मौजूद बहस बनाएंगे, हुकूमत के सामने रखेंगे। जस्टिस जमाल ने कहा कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव इदारा, क्या उन्होंने सवाल उठाया कि एग्जीक्यूटिव इदारा है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। इस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कोई और फोरम दस्तयाब न हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। इस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का फोरम मौजूद है। इस पर वजारत दिफा के वकील ने जवाबन कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। आज की समाअत में फौजी अदालत से सजा पाने वाले इमरान खान के भांजे हसन नियाजी के वालिद भी आईनी बेंच के रूबरू पेश हुए। उन्होंने ये दावा किया कि फौजी अदालतों से सजा पाने वालों को जेलों में तो मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उनके साथ जो रवैया है वो फौज की हिरासत जैसा ही है और उन्हीं जो आम जेल में कैदी मौजूद हैं उन जैसे हकूक नहीं दिए जा रहे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि फौजी अदालत से जो सजाएं सुनाई गई हैं उनकी वजूहात बयान नहीं की गई। इस पर अदालत ने जेलों में 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनके साथ होने वाले रवैये के हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी की है। प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हफीजुल न्याई साहब जो हसन नियाजी के वालिद हैं उनके दावे पर हुकूमत के कानूनी मुशीर से हम उनका हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और इमरान खान के केसेस को भी मौजूद बहस बनाएंगे। पीटीआई का आज का जो मुतालबा है ये हमारा आज का खुसूसी टॉपिक होगा। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमा है जनाब रियाजाद साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका भी। हमें बैरिस्टर अकील मलिक साहब ज्वाइन करेंगे हुकूमती तर्जुमानी करते हुए, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे हुकूमती मौक़िफ़। बुखारी साहब आपसे आगाज करना होगा। आज पीटीआई ने जो मुतालबा किया हमारे लिए ये एक नई बात है। इससे पहले असीरान की रिहाई जुडिशल कमीशन बनाने की बात थी, अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमती प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो जमानतों की मुखालफत ना करें। ये एनआरओ नहीं तो और क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सा एनआरओ बिल्कुल भी नहीं, हमारे दो ही मुतालबात हैं जो बड़े ट्रांसपेरेंट, बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं। उसमें से नंबर 1 ये है कि इनोसेंट प्रिजनर्स की रिहाई। जो आज उमर भाई ने बात की, उमर अयूब खान साहब ने, वो उन्होंने प्रोसीजरल बात की है। जो डिमांड है दैट इज सेम कि आपकी डिमांड क्या है कि इनोसेंट प्रिजनर्स को रिहा करना। इनोसेंट प्रिजनर में बार बार इस पे हम फोकस करते हैं और इसको हम बार बार हाईलाइट भी करते हैं कि हमारा जुडिशियल कमीशन और की रिहाई भी है ना। देखिए इनोसेंट, अगर खान साहब इनोसेंट है उनको बाहर आना चाहिए ना। 189 केसेस बन गए, उसमें से 187 केसेस में आप प्रूव नहीं कर सके, या वो बेल आउट हो गए या वो क्विट हो गए, तो इसका मतलब यही है ना कि वो इनोसेंट हैं। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। ये तो नहीं है कि खान साहब इनोसेंट भी हैं तो अंदर ही रहेंगे, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। ना किया जाना बुखारी साहब, आप लोगों की अपनी डेफिनेशन के मुताबिक एनआरओ और डील का नतीजा होता है प्रोसीजरल वर्क। मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, वो प्रोसीजरल वर्क है। अच्छा, जो जमानतें हुई उसमें तो उन्होंने मुखालफत की, तब भी हाई कोर्ट ने दिया। लेकिन क्या किसी ने यह पूछा कि यार जो हाई कोर्ट ने अंडू किया और हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स के अंदर, डिटेल ऑर्डर्स के अंदर ये लिखा अफसा कि ये गैर कानूनी काम हुआ। फॉर एग्जांपल साइफर में जो सजा दी गई, मैं उसमें खुद भी कौंसल था, उसमें लिखा गया कि बेजाब्त क्योंकि इंतहा की गई। लेकिन जिन्होंने की, जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे, वो अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट नहीं थे, वो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट थी। स्पेशली उनको अपॉइंट किया गया था। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? आज तक तादीबी नहीं हुई।
सो मेरा कहने का मकसद यह है कि हमने एक चीज की जो आज उमर भाई ने बात की, उसी की इंटरप्रिटेशन आगे गई, प्रोसीजर काम के अंदर उन्होंने बात की, दैट इज कि इनोसेंट प्रिजनर्स को हमने कब कहा कि आप किसी गुनाहगार को बरी कर दें? हमने तो कहा मियां साहब कहते थे वो भी इनोसेंट है, ये सियासी केसेस है। देखिए दो डिफरेंट चीजें, मियां साहब का तहरीरी एग्रीमेंट मौजूद है मियां साहब के ऊपर, ठीक है, आप देख लें उसका जो 10 साल का एग्रीमेंट था, रियाज बटालवी साहब ने ड्राफ्ट किया हो या दोनों मरहूम मलक रफीक साहब ने किया हो, अल्लाह बख्शे दोनों को, दोनों मरहूम हो गए, उनके काउंसल्स थे, उनकी बहुत सी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद थी। हमारे खिलाफ तो 189 केसेस बन गए, 189 के अंदर से 187 में खान साहब के या बेल आउट हैं या क्विट हो चुके हैं या ट्रायल नहीं चल रहा, रीजनिंग बैक है वो जेल में किस चीज के लिए रखा हुआ आपने? 1.5 साल हो गए ना, 500 डेज प्लस हो गए, तो क्या मकसद ये है कि आपने अंदर ही रखना है उसको, चाहे प्रूव हो ना हो? देखें एक टर्मिनोलॉजी है, अब सा एक टर्मिनोलॉजी ये होता है कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, और ये इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ लॉ की, मेरे साथ रियासत साहब बैठे हुए हैं, कानूनदान है, हाईकोर्ट के सदर हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के। इशू ये है कि किसी गुनाहगार को जो है बाहर रखना बेहतर है किसी बेगुनाह को जेल के अंदर रखने से, ये एक टर्मिनोलॉजी है, मैक्सिमम है। आप कल पता चलता है जी खान साहब 187 केसेस के बजाय 189 केसेस में भी बाइज्जत बरी हो गए, तो जो उन्होंने 500 प्लस दिन गुजारे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? रियासती आजाद साहब, ऐसा खैर सगाली का तो कोई माहौल नहीं है कि इनकी जमानत की मुखालफत कोई ना करे, ये मुतालबा आप कैसे देखते हैं? एक तरफ पीटीआई है और जिसको हम आगे मौजू भी बनाएंगे, तहरीरी तौर पर मुतालबात मुज़ाकराती टीम के सामने नहीं रख रही है, इसको डील समझा जाए या केसेस की नौयत के मुताबिक बुखारी साहब कह रहे हैं ये बस एक मासूम सी एक मुतालबा? इसको घुमा फिरा के जैसे भी कहा जाए, इतनी इनोसेंट ख्वाहिश का इजहार करना तो मैं समझता हूँ कि मैं पीटीआई वालों ने, जैसे गौर साहब ने, उमर अयूब ने फरमाया है, मैं सच्ची बात है मैं तो इस चीज़ का कायल ही नहीं हूँ। अदालतों में केसेस को जाके कंटेस्ट करें। अब जैसे शाह साहब फरमा रहे हैं कि 189 में 187 में इमरान खान उनकी जमानतें हो गई हैं, 2 केसेस में पेंडिंग है, तो आप 2 केसेस में उसको कंटेस्ट कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा ये आप डिमांड कर सकते हैं कि आप मज़ीद केसेस ना बनाएं और 16 MP 3 MP और उनमें इनको उठाएं नहीं, ठीक है। जमानत तो तमाम केसेस में, मेरी बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, जितने केसेस मैंने देखे हैं या लॉ की थोड़ी बहुत मुझे सूझबूझ है, बेल तो किसी केस में भी ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। ये तो मैं बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं, चूंकि बेल एक डिस्क्रिशन है जो कि चेंज ऑफ कस्टडी है, आपने वहां से एग्जीक्यूटिव से उठा के या जुडिशल कस्टडी से उठा के आपने एक जमानती के हवाले करना है, एक बेली के हवाले उस बंदे को करना है, इससे ज्यादा इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। तो बेल होना तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आप कहते हैं कि जी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। आप 494 CRPC के तहत जो स्टेट ने केसेस बनाए वो विड्रॉ कर लें, या जैसे अल अजीजिया केस की आपने इंट्रो में आपने नाम लिया, तो फिर वहां पे जाके प्रोसिक्यूटर जाके स्टेटमेंट दे दे, वो केसेस भी विड्रॉ कर सकते हैं, वो जमानतों को ना अपोज करके भी वो स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन ये इनोसेंट अगर आप ये कहें कि वो आपके कहने पे आके उसको अपोज ना करें, तो इसको जो मर्जी आप कहते रहे, मैं इसको कम अज कम डील करूंगा। रियाज साहब, वॉलंटरीली भी आप समझते हैं कि अब जिस तरह एक तरफ तो मुज़ाकराती मामला भी चल रहा है, पीटीआई का ये जो एक बयान बार बार खान साहब की तरफ से भी कोट किया जाता है कि कानूनी तौर पर ही जंग लड़ेंगे हम, तो ये उससे मुतसादिम है ये मुतालबा आपके? बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर आप देखें उनकी किसी भी स्टेटमेंट पे देने के बाद कि आप स्टेट से मांगते हैं, प्रोसिक्यूशन से आप अपनी डिजायर करते हैं कि आप आके स्टेटमेंट दें, तो ये उससे कंट्राडिक्ट करती है। ये बिल्कुल ठीक। अगर आप आइन और कानून पे जाते हैं तो आपको ऐसा मुतालबा नहीं करना चाहिए। आप जाएं मेरिट पे, कोर्ट में अपना केस लड़ें और कोर्ट देखेगी, और उसके बाद आपके जो बड़े बड़े फनियर केस आपने बनाए थे स्टेट ने, उनमें तमाम में इमरान खान की और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की जमानतें होगी। और पॉलिटिकल जो पीटीआई के लोग आज जेलों में पड़े, मुझे तो समझ नहीं आती, ये माइंड ही ना कर जाएं, चूंकि स्टैट्यूटरी ग्राउंड भी एक अवेलेबल है कि जिसमें डेथ सेंटेंस है, उसके अंदर अगर आपका केस जो है वो उसके अंदर सर्टेन साल और 2 साल का टाइम दिया गया है कि जी उसके अंदर आप बेल लगाएं। आप स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे क्यों नहीं जाते कि जी अगर डेथ सेंटेंस वाला है तो 2 साल में ट्रायल कंप्लीट ना हो, और अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो उसमें साल के अंदर वो ट्रायल कंप्लीट ना हो, और औरत है तो उसका 6 माह के अंदर वो कंप्लीट ना हो, तो वो एज अ मैटर ऑफ राइट आपका बेल बनता
बनता आप वो भी अप्लाई करें। बेल आप अप्लाई नहीं करते, आप हुकूमत से और स्टेट से आप कहते हैं कि हमारे आगे स्टेटमेंट दें कि जी हम इसको अपोज नहीं करें। वो क्यों नहीं अपोज करें? उन्होंने केसेस बनाए, वो अपोज करेंगे आपको। अगर कानूनी रास्ता है तो सरीहन कानूनी रास्ता ही हो। एक और चीज भी है जिसके हवाले से आप लोगों के ऊपर बात हो रही है, जो मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है। मुज़ाकराती प्रोसेस के हवाले से भी पीटीआई कहती है गैर संजीदा है, हुकूमत का भी ये इल्जाम है कि पीटीआई भी गैर संजीदा है, तहरीरी तौर पे अपना मुतालबा नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? बुखारी साहब से एक ब्रेक के बाद पूछते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीटीआई की तरफ से एक नया मुतालबा किया गया है। उमर अयूब साहब की जो गुफ्तगू का हमने हवाला दिया, वो ये कहते हैं कि हुकूमती जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो तमाम केसेस में जमानतों की मुखालफत ना करें। सो इसके ऊपर अब हम हुकूमती मौक़िफ़ जानते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं, हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर। बैरिस्टर साहब वेलकम आपको प्रोग्राम में कहते हैं। ये जो नया मुतालबा है पीटीआई की तरफ से, इसको आप क्या समझते हैं? इस पर संजीदगी से हुकूमत गौर कर सकती है कि जमानतों की मुखालफत ना की जाए? बीच का रास्ता पीटीआई ने दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इस पे मैं क्या तबसरा करूं, क्योंकि हर रोज़ जो है एक नया मुतालबा आ रहा है। और आप ये देख रही हैं कि जो हमने एक बात की, जो मुज़ाकराती कमेटी ने बात की, या हुकूमत जो बात करी है कि आप तहरीरी तौर पे अपनी जो डिमांड्स हैं वो क्यों नहीं देना चाह रहे। और आपने शो में भी इस बात का जिक्र किया कि क्या वजह है कि ये इन राइटिंग डिमांड्स नहीं आ रही, और कहा जा रहा है कि क्योंकि 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स का हिस्सा बना दिया गया है और वो रिकॉर्डेड है, तो इसी को हमारी डिमांड कंसर्न पाया जाता है पीटीआई के हलकों में कि आप लोग गैर संजीदा हैं इस मामले में। ये सिर्फ एक टाइम बाइंग टैक्टिक है और आप इसको मैनिपुलेट करेंगे तहरीरी तौर पर, अगर उन्होंने कुछ लिख कर दे दिया। हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे। हमारा ये मुतालबा क्यों है, मैं आपके नाज़रीन को भी बताता चलूं और कौम को भी पता होना चाहिए, अवाम को पता होना चाहिए कि ये वो पार्टी है जिसके लीडर की एक बात से दूसरी बात नहीं मिलती। और ये प्रूफ एक बात है, ट्रैक रिकॉर्ड प्रूफ करता है कि वो मुतअद्दिद बार यू टर्न्स ले चुके हैं। हम इन राइटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमसे जो बातें कही जा रही हैं, दो बातें की जा रही है ना, 2 डिमांड्स हैं। एक में 9 पे और 26 नवंबर पे कमीशन बनाना, वो बनाना हमारा काम है, फेडरल हुकूमत का। वो उसमें कोई इतनी कबाहत भी नहीं है। लेकिन दूसरी जहां पे बात करते हैं कि असीरान की रिहाई, फिर कहा जाता है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम बानी पीटीआई विल बी द लास्ट वन कि जो कहेंगे पहले मेरे जो पार्टी के लोग हैं, ये वर्कर्स हैं, उनको रिहा किया जाए। लेकिन साथ ही फिर ये खबर आती है, लेकिन आज उन्होंने वे फॉरवर्ड भी दे दिया ना, इस तरीके से ये खबर आती है कि दीगर जी सबसे पहले बानी पीटीआई का नाम ऊपर होगा। ही इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रिजनर। आप मुझे बताएं, तोशा खाना के केस की अगर बात की जाए, 190 मिलियन पाउंड की केस की बात की जाए जो ऑन गोइंग है, ये पॉलिटिकल केसेस तो नहीं है। तोशा खाना के हवाले से तो कल बहुत सारे सवालात उठ गए कानूनी तौर पे, आपको बताता हूं कानूनी तासुर यही मिला कि ये सियासी केस है। मैं उस पे भी आपको मैं असिस्ट करूंगा, आपको उस पे भी मैं आपको ये बात बताऊंगा। बरहलावार क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इस ऑप्शन के ऊपर गौर किया जा सकता है बतौर हुकूमती तर्जुमान, जो आज मुतालबा पीटीआई ने लिखा है कि जमानतों की मुखालफत ना की जाए। आपकी याद दहानी के लिए भी, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, याद ही होगा, अल अजीजिया रेफरेंस के का एक डेजा वू सिचुएशन हमें याद आती है। मियां साहब की मुखालफत नहीं की गई थी उस वक्त नैब की तरफ से जमानत की, और गुलाम सरवर साहब ने आके कहा था कि ये एनआरओ है, और फिर ख्वाजा आसिफ ने तस्लीम किया कि उस वक्त डील का नतीजा था। देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने जो तोशा खाना की आज की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऑनरेबल जो जजेस हैं उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी, वकील भाई बैठे हैं मेरे, ये आपको मेरे से बेहतर भी असिस्ट कर देंगे। इनको याद होगा कि जब मियां साहब के इसी तरह के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने वो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड रीजनिंग के साथ फैसला लिखा, फिर सुप्रीम कोर्ट से वो रेप्रिमांड हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम के साकिब निसार साहब ने, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेल का इनको भी पता है, मुझे भी पता है, बहसियत वकील टेंटेटिव असेसमेंट होती है, आप उसके मेरिट्स को टच नहीं कर सकते। यहां पे तो यही चीज रिपीट हुई जो मियां नवाज शरीफ के केस में रिपीट हुई थी, वही चीज आज जो है इस केस में रिपीट कर दी गई। यहां पे तो ये नहीं होना चाहिए था। टेंटेटिव असेसमेंट की वजह से आप उसके मेरिट्स के ऊपर नहीं जा सकते। टेंटेटिव असेसमेंट बुखारी साहब, ये सवाल आप लोगों से तवातर से हुकूमत की तरफ से उठाया जा रहा है कि जब आप हुकूमत के साथ बैठ गए तो इसमें इतनी हकारत क्यों महसूस करते हैं कि तहरीरी तौर पर वही मुतालबा रख दिया जाए कि खान साहब की भी रिहाई हो, दीगर कैदियों की भी रिहाई हो, और जुडिशल कमीशन? देखिए, अब सर इसको हम 2 चीज़ों को कैटेगरी 1 बाय 1 चलते हैं। नंबर 1, अभी सबसे पहले मैं अकील ने बात की, प्रोफेशनल आदमी है, मेरे भाई हैं और गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने देखें कहा कि जो फैसले की ओर बात की, जो डिटेल ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का अबाउट तोशा खाना बेल्स,
देखें, जब भी बेल ग्रांट की जाती है तो उसका डिटेल ऑर्डर आता है ऑन ग्राउंड्स जिसके ऊपर वो ग्रांट की जाती है। तो उसके अंदर कोई बार नहीं है कि आपने उसका डिटेल ऑर्डर कर दिया या उसका टेंटेटिव करके 3 लाइनों का ऑर्डर लिख दिया, ऐसे नहीं होता। जो जुडिशल ऑफिसर बैठे होते हैं, जो ऑनरेबल कोर्ट्स होती हैं, वो जब कुछ चीज़ डिसाइड करती हैं तो उसकी रीजनिंग भी देते हैं। तो उनकी रीजनिंग में सारी चीज़ें जो उन्होंने मुशाहिदा की होती हैं वो उसको दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड, नंबर 1। अब नंबर 2 चीज़ देखें, जो इनकी एक डिमांड है, मैं बड़ा हैरान हूँ वैसे, और थैंक्स टू यू एज वेल कि आपने मुझे एक साइड, क्योंकि मैं खुद इनके पेपर्स में तो मैं भी डकैत हूँ, मैं कातिल भी हूँ, मैं 17 FIRs मेरे ऊपर हैं, और लकीली मेरे जो कौंसल मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने बेलों पर मुझे बाहर रखा हुआ, वो मेरे साथ बैठे हैं, और आपने मेरे मुदई जो है उनको भी साथ बैठाया हुआ। तो थैंक्स टू यू एज वेल, हमने ये पैनल बना के आपको दरमियान में बिठाया। थैंक्स टू यू एज वेल जी। अब बात यह है कि देखें, एक चीज़ जब फर्स्ट टाइम टेबल हुई, देखें जब मीटिंग्स के अंदर टेबल होती है और पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, उसके अंदर CMKP भी बैठे हुए हैं, उसके अंदर सारी पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन बैठी है, गवर्नमेंट बैठी है, हमारी अपोजिशन बैठी है, हमारे साथ वहदतुल मुस्लिमीन बैठी है, हमारे साथ SIC भी है, इनके साथ पीपल्स पार्टी MQM सारे मौजूद हैं, स्पीकर उसको हेड कर रहा है। एक चीज़ आई और मैं आज सुन रहा था, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा मिनट ऑफ मीटिंग्स बन गए। सो वेदर दिस इज अ डिबेटेबल थिंग, वेदर ये कोई आर्गुमेंट्स होने चाहिए। आपके सामने प्रोग्राम में मैं बैठ के कह रहा हूं कि इनोसेंट प्रिजनर्स की रिहाई, यार इनोसेंट 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 मतलब जो बेगुनाह असीर है, नंबर 1। नंबर 2 चीज क्या है, जुडिशियल कमीशन। तीसरी चीज तो है ही कोई, लेकिन इससे मैं एक चीज आगे चला जाऊंगा। हमने क्योंकि इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि आप लोग तहरीरी तौर पर क्यों नहीं करें। एक तो हुकूमत की गैर संजीदगी का तो आप लोगों का इल्जाम है, एक इल्जाम खाली नहीं, इसमें ऐड कर लें, इसमें एक चीज ऐड कर लें। आप अपने कारकुन के सामने भी आप लोग एक चैलेंज का शिकार है, आपके लिए एक चैलेंज है बहुत बड़ा कि कारकुन दूसरे सियासतदानों के साथ बैठने, उनके साथ किसी नतीजे पे पहुंचने को NRO डील और एक हकारत की नजर से देखता है, जो आपके लिए एक चैलेंज है, और अली अमीन इसका इजहार भी कर चुके हैं। अब ऐसे नहीं है, थोड़ा सा इसको ना हमने एक वाइडर नेटवर्क में देखना है। देखें, इशू ये है कि 4500 प्लस लोग इस्लामाबाद में कैद किए गए, ये जो 26 तारीख तक आए, 4500 प्लस। और एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आपकी नोटिस में भी होगा, एक हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जो अमेरिकन बार के भी मेंबर हैं, इस्लामाबाद बार के भी मेंबर हैं, और बहुत ज्यादा डिग्रियों के मालिक है, जिसका नाम है आजम खान स्वाति, 78 साल उम्र है। कितना है वो 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर से अरेस्ट है, हाई कोर्ट ऑर्डर कर करके उसके अंदर बता चुकी, बेल्स ग्रांट हो गई, 14 FIRs ग्रांट हो गए, इवन एंड अदरवाइज आज भी जेल में है किसी टैक्सले FIR में जिसमें वो नामजदगी नहीं है। सो इशू ये है कि ये चीजें होती हैं जो आपकी सीरियसनेस को शो करती हैं या आपका जो कंडक्ट है उसको शो करती है। अब इसमें एक चीज मैं बड़ा आपको सिर्फ बताता चलूँ, बड़े निहायत मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि ये बार बार एक चीज आ रही है। देखें, मीटिंग में एक चीज तय हुई थी, जो अलामिया इनके स्पोक्स पर्सन ने बैठ के वहां पर दिया था, हमारे लोगों की मौजूदगी में भी, कि खान साहब से मुलाकात होगी। अब मैं इसको क्या कहूं आम फहम अल्फाज में और आम लोगों के लिए कि क्या ये कमेटी इस इख्तियार के मालिक भी नहीं है कि एक मुलाकात करा सके खान साहब से? इन्होंने कहा रोज कराएंगे मुलाकात करवाई, रोज का नहीं कहा। नहीं देखिए, ये अनइंटरप्टेड, देखें अब वकील मेरी बात पूरी हो जाए, आप करें सर, लेकिन ये नहीं। लेकिन आज इसका मुतालबा मैं बैरिस्टर साहब के सामने रखना चाहूंगी। मुझे वकला की जो मीटिंग, वो कह रहे हैं प्राइवेट में नहीं मिलने दिया, अदरवाइज भी मैं आपको बताऊं कि जो वकला की मीटिंग थी उसमें तो मुझे बाहर निकाल दिया गया, उसने कहा आप 6 बंदों में आप नहीं जाएंगे, मिलेंगे बिल्कुल उस हद तक। लेकिन ये कहें कि अनइंटरप्टेड अनफेटेड एक्सेस इन द सेंस के जब इनका दिल करे मिलने, मुतालबात की हमने बात की ना, अफसर साहिबा मुझे ये बता दें इन राइटिंग, इसलिए और उसकी वजह हुकूमत की जो ये वजह है मांगने की इन राइटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं कौम के भी सामने, अवाम के भी सामने रखा जाए व्हाट इज इट आस्किंग फॉर, ताकि ये खाली बोलने से नहीं, हम तो कहते हैं कि ये यू टर्न ना लिया जाए कल को, क्योंकि और ये असीरान की बात, क्या वजह है कि ये उसको तहरीरी मुतालबा नहीं कर रहे? क्योंकि उस पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिखा आएगा ऑन टॉप ऑफ दिस, जो असीरान की रिहाई का कहते हैं, एक कमीशन तो एक साइड पे, असीरान की रिहाई में सबसे पहले टॉप पे इमरान खान, तो यही उनका कारकुन चाहता है, इस मुतालबे से क्यों उनको प्रॉब्लम होगा? वो पॉलिटिकल प्रिजनर तो नहीं है। लेकिन चले, अब मैं रियासत साहब, हमने आगे मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से जो समाअत हुई आज उस पर बात करनी है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड के हवाले से भी जो फैसला मौखिर हो रहा है, सुनाया नहीं जा रहा, वो एक सवालिया निशान उठा रहा है, उसको मुज़ाकरात के प्रोसेस और मुल्की सियासत के साथ जब अदलिया के मामलात को इस हद तक जोड़ा जाए, कैसे रिफ्लेक्ट कर रही हैं ये सारी चीजें, जो बुखारी साहब भी कुछ चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं हमारे निज़ाम अदल के हवाले से? देखें, अदलिया का ये जो 190 पाउंड, जो 171 पाउंड है, बल्कि अल कादिर ट्रस्ट उसका नाम होना चाहिए, इस केस के हवाले से जैसे वो अर्जन हो रहा है ना, तो ये मुल्क के अंदर अदलिया का मजाक बन गया है।
अब लोग ये समझते हैं कि अदलिया मैनेज है। अब जितना मर्जी आप इम्पार्शियलिटी शो कर लें इन तमाम चीज़ों से कि जब मुज़ाकरात शुरू हुए वो केस एडजर्न होना शुरू हो गया है। वो केस जिसके अंदर रातों को ट्रायल होते रहे, जिसमें एक दिन की एडजर्नमेंट नहीं होती, उसमें 10-10 दिन की, हफ्ता 15 दिन की एडजर्नमेंट होना, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरे लिए भी ये बड़ा शॉकिंग है। और अब तो तमाम जो हमारे पाकिस्तानी कौम जो इस वक्त सुन रही है, आपके प्रोग्राम में देख रही है, मैं समझता हूं कि वो बहुत एजुकेटेड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड पीपल हैं और उनको पता चल रहा है कि ये क्यों हो रहा है और ये कोई इतनी खुफिया बात नहीं है। मैं हमेशा ये कहता होता हूं कि भाई आपने फैसला इसमें कितना है, जब ट्रायल चल रहा होता है ना तो एविडेंस साथ साथ जज साहब जो हैं वो अपने स्टेनो को लिखवा रहे होते हैं, आखिर पे जाके आपने कंक्लूडिंग पैरा देना, उसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। 1 घंटे के अंदर भी फैसला देना चाहे तो हो सकता है, इसमें कोई लंबी चौड़ी को तोप चलाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे अदलिया की साख को भी नुकसान पहुंच रहा है, अदलिया का मजाक भी बन रहा है। जैसे 26वीं तरमीम के अंदर अब सा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके प्रोग्राम में करने के लिए जा रहा हूं कि जुडिशल कमीशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ मैं समझता हूं कि जो 26वीं तरमीम थी, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि ये अल्टीरियर मोटिव पे मबनी है, ये विद मेलाफाइडी है। मैं समझता हूं कि 26वीं तरमीम नहीं थी, एक वारदात थी और उससे बड़ी एक वारदात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली गई है कि वहां पे सीनियर प्यूने जज मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जुडिशल कमीशन में से निकाल दिया गया है। तो ये साबित करता है जो हम कहते रहे, जो चीखते रहे कि ये लेजिस्लेशन जो बनाई जा रही है, जो की जा रही है, ये अल्टीरियर मोटिव है और विद मेलाफाइडी इंटेंशन की जा रही है और इस चीज ने इसको साबित कर दिया। बाकी चारों सूबों में सीनियर प्यूने जज बैठेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तक सिर्फ एक चीफ जस्टिस बैठेगा। तो ये आपको नजर नहीं आ आपसे पूछते देखिए आपकी 26वीं तरमीम के समरात हैं जो सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए मैं इस पे क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, पेशावर का, फिर लाहौर हाई कोर्ट की, इनके अभी शेड्यूल जारी हो चुके हैं और मैं इस पे ज़्यादा कोई तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक बात पहले उससे ये ज़रूर कहूँगा कि रियासत अली आज़ाद साहब एक बड़े कॉम्पिटेंट और लर्नड लॉयर हैं, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि ये तो इन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत, लेकिन ये दोनों मेरे भाई वकील हैं, इनसे पूछें कि एक दफ़ा जब केस कंप्लीट हो जाता है तो वेट फॉर ऑर्डर के लिए जब केसेस होते हैं तो कई दफ़ा जज साहब जजमेंट को प्रोनाउंस करने के लिए या उसको अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर के लिए वो ताखीर भी हो सकता है। ये एक रूटीन मैटर है, इसको अगर इतना पोलिटिसाइज ओवरली कर लिया। मोहम्मद बालिक साहब ने मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, अदालती मामलात हैं, फैसला कब आना है कैसे नहीं, कुछ सहाफी खबर दे देते हैं, कहीं सोशल मीडिया पे आती है कि फिर मौखिर होगा। आज मोहम्मद बालिक साहब ने ही पहले खबर दी थी मौखिर होगा, अब वो ये कहते हैं कि हुकूमत, उनकी खबर है, आप इस पे जरूर अपने दलाइल दीजिएगा, हुकूमत चाहती है इतना सख्त फैसला आए अलकादिर ट्रस्ट केस का 190 मिलियन पाउंड का कि कोई दलील रह ना जाए पीटीआई के पास। तो आप लोग, या ये मुज़ाकरात से जुड़ा हुआ मामला है या आप लोग की कुछ ख्वाहिशात हैं? इसका कोई लेना देना नहीं है अफसर साहिबा। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये अगर चाह रहे हैं अदलिया की साख की बात की, तो काश क्या ही बेहतर होता अदलिया की उस साख की भी बात की जाती जो एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया के टाइम पे फैसले 5 मिनट के अंदर तैयार शुदा फैसले सुना दिए गए। कम से कम अगर इधर एक इंडिपेंडेंट जज जो है वो सोच विचार कर रहा है विद ऑल द आर्ग्यूमेंट्स दैट टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ हिम, विद ऑल द एविडेंस दैट वाज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो तमाम चीजों को एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, डिफेंस स्टेटमेंट, 342 की स्टेटमेंट, वो तमाम चीजों को अगर उस पैराए में देख रहा है और फिर वो अपने इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, ओपन एक जुडिशियल माइंड को एप्लीकेबिलिटी करते हुए, माइंड अप्लाई करते हुए अगर एक फैसले पे रीच करना चाह रहा है और फैसला लिखवा रहा है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है। ये तो रूटीन एक मैटर है। ये इसमें पहले अब्दुल मालिक ने एक ट्वीट किया, इस डेट पे हसन अयूब ने ट्वीट किया, रजिस्ट्रार बता देता है जी, हर अदालत का या रजिस्ट्रार या रीडर, इनको भी पता है। हम खुद पूछ रहे थे जैसा आपने फैसला लिखा है कि नहीं लिखा, ये भी वकील है, ये भी बताएंगे आपको। ये तो और भी बहुत सी चीजें सोशल मीडिया के जरिए इंकशाफ हो रही हैं जो मैं आपसे आगे पूछूंगी, हम मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से जब बात करेंगे। बुखारी साहब, लेकिन जो भी है ये केस आप लोगों के खिलाफ, खान साहब के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस तस्वुर किया जाता है, लगता है हुकूमत बहुत रिलाई करती है इसके ऊपर, यही नतीजा खेज साबित होगा। अब सब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं साइफर में शाह महमूद कुरैशी साहब का, खान साहब का ओरिजिनल कौंसल था और सुप्रीम कोर्ट तक मैं शाह साहब को रिप्रेजेंट किया। मुझे मेरे भाई ने बड़ी अच्छी एक टर्मिनोलॉजी बता दी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। मुझे बता दें यार, शाह महमूद कुरैशी साहब के साइफर के अंदर 342 के बयान पे साइन भी थे रात को 12 बजे हुए, क्योंकि मैं तो वायल कैंडिडेट था ना, इलेक्शन जो लड़ा था जिसके सीट भी इस्लामाबाद में थी, इसलिए मुझे तो रोज जाना आना पड़ता था, बाकी लोग तो थे नहीं। सो इशू ये है कि ऐसे नहीं होता जो 12 बजे जो अशर किया वहां पर उन्होंने,
मैं इन्होंने शायद ट्रायल वहाँ किए नहीं इस तरह के, मैं तो करके आना साइफर और सारा देख के। तो ये बातें कहने के लिए तो आप आराम से कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसे नहीं है। अगर आपका फैसला ताखीर का शिकार हो रहा है तो सबसे बड़ा, बिल्कुल रियासत अली आज़ाद साहब ने सही कहा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जुडिशरी खुद आ रही है। सबसे बड़ी बात उसके ऊपर आ रही है कि यार आप अपनी क्रेडिबिलिटी को कहाँ लगा रहे हो, स्टेक पे लगा रहे हो। आज हम बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि जज साहब ने जहाँ रात को 12-12 बजे तक ट्रायल रहा, जहाँ वकील लाहौर से आने थे उनको कॉलेज भी किया गया। के हवाले से आप लोगों को कंसर्न नहीं है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं है। देखिए इसका साख क्या है, इसके अंदर बेनिफिशरी इमरान खान साहब नहीं है, बुशरा बेगम साहिबा नहीं है, इसके अंदर बेनिफिशरी उनकी कोई बहन नहीं है। 1 रुपए का पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सचेकर पैसे को नुकसान नहीं है। ये अल्टीमेटली केस ऑफ एक्विटल है। आप कहें लिफाफा बंद था, लिफाफा खोला था, इतनी बड़ी अमाउंट हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान कभी पाकिस्तान में नहीं है। पैसे कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट में। मेरिट्स की बात कर लेते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट से कहां पर गए? फेडरल गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट को। सो फिर इमरान खान साहब कैसे, कौन सा गुनाह कबीरा और सगीरा? देखें अब आपने सिर्फ इस हद तक, मैं बुखारी साहब दोबारा अगर इस हद तक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान को अगर पैसे बता दें हमारे अकाउंट में बताएं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह डाइवर्ट किए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से डाइवर्ट करके फिर काबीना का अप्रूवल लेके बंद लिफाफों में फिर किस तरह डाइवर्ट करके इन्होंने सिंध हुकूमत का जो फाइन था अपैरेंटली वो पे कर दिया, और फिर उसके एवज जमीन आ गई जो कि 400 कनाल समथिंग है, और फिर उस पर बिल्डिंग भी खड़ी हो गई, और उसमें ट्रस्टी जो उस ट्रस्ट के हैं वो खुद खान साहब और उनकी जो थी बुशरा बीबी साहिबा और दीगर लोग, वो ट्रस्टी से वेदर दिस इज ए डायरेक्ट केस, केस ऑफ डायरेक्ट बीइंग अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी, ये देखने वाली बात है। ये अदालत ने फैसला करना है, हमने तो बैठ के नहीं करना। सेक्शन 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा केस सेक्शन 24 के गिर्द घूमता है। ये देखें उसमें कि रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। इमरान खान ने रॉन्गफुल लॉस किसको दिया, उसका क्या एविडेंस है, और रॉन्गफुल गेन क्या किया, उसकी क्या एविडेंस है। जब बेल इसकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिसाइड की तो ये सवाल वहां पे उठाए गए थे कि सिवाय ट्रस्ट के, अब देखें वो ट्रस्ट क्या वरासती तो नहीं है, इन केस ऑफ डेथ आगे इनकी नस्ल को तो किसी को नहीं ट्रांसफर हो सकता। वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे उनसे फीस लेके, उसके कैबिनेट से अप्रूवल का तरीका है। देखें नैब लाज इन्होंने किए थे ना, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, चैलेंज कर जब हुआ इमरान खान ने किया तो उन्होंने तो नीचे अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया, तो उसके मुताबिक देखें अगर एडवाइस की ग्राउंड पे भी हो तो उस पर प्रोसीड ही नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में डैम अकाउंट हमने नहीं बनाया था, उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बनाया हुआ था। आप लोगों के पसंदीदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखिए हमारे पसंदीदा चीफ जस्टिस नहीं, इनके पसंदीदा चीफ जस्टिस थे। इन लोगों के दौर में अपॉइंट हुए थे, हमारे दौर में नहीं हुए थे, और इनके अपनी किसी दौर में इनकी कंपनीज के एडवाइजर भी रह चुके हैं। इन्होंने बहुत सी ऐसी शख्सियत को अपॉइंट किया जिसको बाद में रिग्रेट किया है। अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के में गए, हमने नहीं बनाया। अभी काजी फायजी साहब इनके मनपसंद चीफ जस्टिस साहब ने अकाउंट ही खत्म कर दिया। वो हमसे पूछ के किया, आपसे पूछ के किया, ऐसे नहीं होता ना। आपका जो देखना यह है कि मैंने एक वर्ड यूज किया था, पब्लिक एक्सचेकर की मनी। मुझे बता दें, अकील मेरा भाई है, बैरिस्टर भी है, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, इमरान खान साहब या उनकी जोजा बुशरा बेगम साहिबा या उनकी बहनों में से किसको बेनिफिशियरी हुए एक पैसा, एक पैनी की बात इस समय तो हमने कुछ और सवाल भी बैरिस्टर साहब के सामने रखने हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से आज जो अहम समाअत हुई, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने जो एक अहम मामला था आज मिलिट्री ट्रायल का सिविलियंस के हवाले से। बैरिस्टर अकील साहब, अहम सवालात आज उठाए गए जस्टिस मंदोखेल की तरफ से, आप इनके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, हम इसी पे बहस करेंगे। एक तो उन्होंने कहा कि एटीसी का फोरम जब मौजूद है तो फिर मिलिट्री ट्रायल क्यों, इसके ऊपर आपकी क्या दलील है? देखें, ऑलरेडी इसी अदालत ने फैसला दिया और ये कंडीशनल अप्रूवल था। इससे पहले 5 जजेस का एक फ़ैसला ऑलरेडी मौजूद है, और आज क्योंकि ख़बरों में भी वो रिपोर्ट हुआ है खासा, और कल उसकी हेयरिंग है और तमाम तर बाकी केसेस को डीलिस्ट कर दिया गया है। अब खालिस्तान इस केस के ऊपर ही बहस होगी क्योंकि मामला सब्जुडिस है, तो इससे ज़्यादा मैं बस ये थे हुकूमती रुकन होने के नाते उस पर ज़्यादा मैं, क्योंकि ये सवाल आपसे ह्यूमन राइट्स से, यूरोपियन जी बिल्कुल उन सब ने किया जब कानून में मौजूद है। देखिए मैं बिल्कुल ये इस बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि सब ने सवाल किया, और मैंने उन सब के सवाल में जो जवाब था, एक तो कंडीशनल अप्रूवल इसी बेंच ने दिया कि आप कंडीशनली सजाओं
को सुना सकते हैं। और इससे पहले भी जो एक केस सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है उसकी जजमेंट्स, मतलब जो जजमेंट्स हैं, वेदर सजा आपने देनी है या रिलीज करना है या व्हाटएवर, और उनकी मर्सी पिटिशंस और ड्यू प्रोसेस 10 और आर्टिकल 10A दोनों को मलूज़े खातिर रखा गया। क्या मर्सी पिटिशंस नहीं फाइल हुई, क्या उन लोगों को रिलीज नहीं किया गया, वो तमाम तर चीजें हुई। एक ड्यू प्रोसेस तो मौजूद है वहां पे, अपने वकील करने का उनको हक मौजूद है, कोई ये ट्रायल में एब्सेंशिया नहीं हुआ, वहां पे उनको एविडेंस प्रेजेंट करने का है ये मामला। लेकिन आप अपनी लीगल राय इसके ऊपर भी दीजिए। वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? ये सवाल भी आज देखें, अब ये है कि जहां पे क्वाज़ाई जुडिशल फोरम्स होते हैं या जुडिशल फोरम्स होते हैं इन विद इन सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स का तो एक वो प्रॉपर सेटअप है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे सेटअप नहीं है। वो आर्मी पर्सनल के ऊपर या मिलिट्री पर्सनल के ऊपर तो आर्मी के थ्रू इतलाक तो होता है, लेकिन जहाँ पे सिविलियंस के ऊपर उसका इतलाक होता है उसकी भी गुंजाइश मौजूद है विद इन द आर्मी एक्ट। तो वहां पे वाज़ेह तौर पे आर्टिकल सेक्शन 2 है। आज मैं एक दो चार चीजें आपसे और पूछूंगी, फिर इस पे हम बात करेंगे। हफीजुल्लाह न्याजी साहब के साहिबजादे को भी सजा हुई, हसन न्याजी को। वो कहते हैं कि कैदियों को जेल में वो रवैया मुख्तलिफ है जो मिलिट्री कोर्ट से सजा पाए हुए हैं, उनके साथ वैसा ही रवैया है, मुख्तलिफ रवैया है, दीगर कैदियों की तरह नहीं है। तो इसके ऊपर ये हुकूमत नहीं जरूरी समझती, अदालत में तो जवाब जमा कराया जाएगा, लेकिन इस पे कुछ वजाहत सामने आए। आप मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि जो प्रिजन रूल्स का इतलाक है वो इक्वली उस तमाम तर जितने भी प्रिजनर्स हैं, वेदर अंडर ट्रायल या जो फुली सेंटेंस्ड हैं या जिनको पेनल्टी हुई है इन टर्म्स ऑफ कस्टोडियल सेंटेंस, तो उनका वाज़ेह तौर पे जो है प्रिजन रूल्स के हवाले से जो इतलाक है या जो ट्रीटमेंट है वो उनको मिलता है। उसमें सिर्फ एक डिफ्रेंसिएशन ये आ जाती है कि अगर कोई जिसने कोई BA किया हो, और क्योंकि हम तीनों ही क्रिमिनल प्रैक्टिशनर्स हैं और रहे भी हैं और बाकी दीगर भी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो डिग्री के हवाले से हो कि किसी की अगर तालीम बेहतर हो या कोई उस यहाँ पर कहा जा रहा है मिलिट्री हिरासत जैसा रवैया ही रखा जा रहा है न्याजी साहब की तरफ से। तो ये आप फरमाइएगा कि एक दफा पहले भी अडियाला का विजिट कर चुके हैं बजाते खुद, एक दूसरी तरफ इंसानी हकूक कमेटी के हामिद रजा साहब चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से भी स्पीकर साहब को खत लिखा गया कि हमें अडियाला का विजिट करने दिया जाए इंसानी हकूक कमेटी को। इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो, आप उनके साथ जाएं या आपकी टीम जाए या वो उनको इजाजत दी जाए कि वो देख कर आए क्या? मैं ये आपको जरूर कह सकता हूँ कि जो नेशनल असेंबली की या सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स है, उनको बिल्कुल ज़रूर परमिशन मिलनी चाहिए, और हुकूमत से अगर वो इस चीज़ की परमिशन मांगते हैं तो बिल्कुल उनको ज़रूर मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। मैं कई कमेटीज़ का मेंबर हूँ और हमने विज़िट किया, मिसाल के तौर पे एविएशन की अगर बात करें तो हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को विज़िट किया, वहाँ पे जो प्रोवाइड करती हुई सर्विसेज हैं वहाँ पे वो देखा। चीफ जस्टिस साहब की बनाई हुई जो एक टीम थी, कमेटी थी, उसमें से जब खतीजा शाह गई थी अडियाला तो उनको खान साहब से का विजिट नहीं करने दिया गया था। ये किसी स्पेसिफिक प्रिजनर का विजिट, तो ये तो नहीं है कि आपने मुलाकात की, लेकिन ये तो चीफ जस्टिस की फॉर्म की हुई एक कमेटी। मैं समझता हूँ कि किसी जेल रिफॉर्म्स कमेटी के नाम जेल रिफॉर्म्स कमेटी का मतलब ये नहीं है कि आप जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें और फिर उनसे पूछें कि आपको कैसी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, बिकॉज एक्सेप्ट हिम देयर आर मेनी अदर प्रिजनर्स एज वेल। व्हाई डिडंट शी गो टू एनी ऑफ द बैरक्स? वो बैरक्स के विजिट करती ना, जो असल आम कैदियों के लिए। जेल रिफॉर्म्स कोई पर्सन स्पेसिफिक कमेटी तो नहीं बनाएगी ना कि सिर्फ एक आदमी को देख के, एक शख्स को देख के कहा जाए कि सिर्फ आपकी वजह से हमने एक कमेटी बनाई है। ये तो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब का फैसला था कमेटी में कौन लोगों। बुखारी साहब, आपका क्या ख्याल है आज की जो कार्रवाई थी, अदालती कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से? देखिए, अब दो तीन चीज़ें मैं इसको आपको बताऊँ। नंबर वन ये कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, देखें दिस इज़ अंडर क्वेश्चन, और ये सारी दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिस पे सारी दुनिया हम पे हंस रही है, हमारे पे क्वेश्चन उठा रही है। और एक इंसिडेंट के देखें, 9 मई है, 9 मई के ऊपर इंसिडेंट हुए, फॉरगेट अबाउट, मैं उस चीज़ पे नहीं जाता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं क्या नहीं। अब उसके अंदर जितने मुल्ज़मान हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शायद महमूद साहब को एंड द अदर काउंसिल्स। पिंडी GHQ हमला में जो 9 मई वाला, वो एंटी टेररिस्ट कोड पिंडी में चल रहा है, एंटी टेररिस्ट कोड पिंडी में चल रहा है। सुबह डेट ऑफ हियरिंग उसकी 8 तारीख को अडियाला में दहशतगर्दी अदालत में। आपने पिक एंड चूज कर लिया कि कईयों को हम एंटी टेररिस्ट कोड में चलाएंगे, कईयों को हम चलाएंगे जाके मिलिट्री कोर्ट्स में। नंबर वन, कुछ को हम जेल रिफॉर्म करेंगे। अब बात यह है कि दूसरी चीज ये मैं आपको बताऊं कि आप कहते हैं जी कि जो जेल मैनुअल कह रहा है या जेल मैनुअल कह रहा है या एक कमेटी चीफ जस्टिस ने बना दी, उसने जाके विजिट करना है, वो एक की विजिट करे, 10 की विजिट करें, हु द हेल आर द गवर्नमेंट जो उसको स्टॉप रोके और कहे नहीं तुम फलां के पास नहीं जाओगे, पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। जो जेल में है वो कहती है, जो जेल के अंदर है वो अपनी मर्जी से नहीं रह रहा, उसको आपने कन्फाइंड किया हुआ है, कन्फाइंड बिहाइंड द बार्स। तो जब कन्फाइंड बिहाइंड द बार्स है और कोई कमेटी जाती है तो उसका राइट नहीं है
क्या इससे पहले जरदारी साहब थे, बेनजीर भुट्टो साहबा थी, उनको देखने जजेस नहीं जाते थे? आम ऑर्डिनरी एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस भी जाते थे। नंबर 3 चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपको इसमें बताऊं मैं, जो आज सिविलियंस के हवाले से है, और एक चीज़ आपने भी कही और इन्होंने भी कही कि जी उनको माफ़ी दी गई। यार कौन से कैपिटल पनिशमेंट जिसको हुई है 10 साल आपने उसको माफ़ी दे दी? आपने 1.5 साल 2 साल के दिए, उनकी तो वैसे ही अंडरगॉन होनी है, साल सवा साल 1.5 साल से तो वैसे ही वो जेल के अंदर है। तो आप ना भी करते तो उनकी अपील साथ तो वो निकलना ही निकलना था। ये बात मैं रियासत साहब की तरफ लेके जाऊंगा। दो चीजें आज की कार्रवाई में जो सवालात उठाए गए वो एक है, दूसरा ये जो पार्डन और माफी का सिलसिला है जिसपे एक मौकिफ बुखारी साहब का है। कुल 67 दरख्वास्तें दी गई थी माफी की, जिनमें से 19 को पार्डन किया गया 2 साल सजा तक वालों के लिए। आप समझते हैं इसमें ISPR की जो प्रेस रिलीज थी उसमें कहा गया था दीगर को भी कंसिडर किया जाएगा इवेल्युएट करके सिचुएशन को। एक उम्मीद इन मिलिट्री ट्रायल की डिबेट है, एक जो आपका एक असूली मौकिफ है इसके ऊपर काफी तवील। दूसरा यह है कि आप समझते हैं कि इन सजाएं पाने वालों के लिए कोई उम्मीद की किरण है इस बात के अंदर, मजीद भी माफी एक्सेप्ट हो सकती है? देखिए मैं थोड़ा सा इसका ना बैकग्राउंड और लॉ बताना चाहूंगा कि जो आर्मी एक्ट 1952 है उसका जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का रोमन 1 है, उसके अंदर है कि कौन शख्स माफ़ी दे सकता है, पार्डन दे सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फेडरल गवर्नमेंट या नॉट लेस देन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, या जिस शख्स को एम्पावर करे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो पार्डन दे सकता है। एक तो ये बात है, लेकिन पार्डन देने के लिए प्री रिक्विजिशंस है। वो क्या है जिसके अंदर ये लिखा गया, जिस सेक्शन को मैंने कोट किया उसमें लिखा हुआ है कि उन लोगों को पार्डन दिया जा सकता है हु हैव बीन सेंटेंस्ड। लेकिन प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल में फर्क है। आपने जिन लोगों ने, जैसे अंदलीब का केस है, वो उसका जो अभी वो क्या नाम है उनका, PTI का पहले था, अब वो मिनिस्टर मुराद रास और दीगर लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो प्री ट्रायल थे, वो तो सेंटेंस नहीं थे, उनको कैसे माफी मिल गई? अब अगर इनको 2 साल सजाएं हो गई, उसमें हमारा जर्नल लॉ 382B है कि अगर आपने हवालात में जितना अरसा गुजारा है उसका बेनिफिट मिलेगा। ऑलमोस्ट ये तो अपनी सजाएं एग्जॉस्ट कर चुके थे। दूसरी बात, सजा जो मर्सी या पार्डन है ये कब दिया जाता है कि जब उन्होंने ये सजा उनको अवार्ड कर दी गई, उसके बाद उन्हें एक अपील दी गई है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगी, उसके बाद कोई अपील नहीं सिवाय रिट के। अब जब वो सारी रेमेडीज अवेल कर लेंगे तो फिर मर्सी पिटीशन होती है। आपने अभी अपील ही नहीं की उन मुल्ज़िमान ने और आपने उनकी मर्सी पिटीशन लेके आपने उनको माफी दे दी। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जिस प्रोसेस के ऊपर सवालात उठते हैं वो बहुत से बयान, जैसे हमने 190 मिलियन पाउंड के फैसला मौखर होने के बारे में कहा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। इस सिलसिले में भी हमने देखा जो आज हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने सवाल उठाया अदालत में कि सजाओं की तफसील हमारे पास नहीं है, लेकिन चंद सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन्होंने ये जो माफी की दरख्वास्तें हैं उनको पब्लिक कर दिया। तो इतनी खुफिया कार्रवाई है, उसमें से आप लोग समझते हैं कि इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए कि फिर माफी की जो दरख्वास्तें हैं वो कैसे पब्लिक हो जाती हैं चंद सोशल मीडिया या सहाफियों की तरफ से? इसीलिए ना, क्योंकि इस प्रोसेस में ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाज़ों को मलूज़े खातिर रखा गया है। अगर ना होता तो आई एम श्योर कि ये नहीं कहा जा सकता कि इनको क्या इनकी सज़ा की कॉपी है, जो जजमेंट है सज़ा की उसकी कॉपी नहीं फराम की गई। ये तो नहीं है, फराम तो की गई। इसी तरह थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा अपने भाई रियासत अली आज़ाद साहब से, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर ये है, प्रोसीजर इन वोग है कि पहले कोर्ट ऑफ अपील है जो विद इन दिस सिस्टम ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स है, और फिर उसके बाद 2 चीजें हैं जो पैरेलल चलती हैं। एक जो मर्सी पिटिशन है वो, और अगर आप समझते हैं कि आपके कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज हैं तो फिर आप बाय वे ऑफ रिट पिटिशन हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें बाद में आती हैं। ये अब एक तासुर तो दिया जा रहा है कि शायद उधर से माफी है या डायरेक्टली फ्रॉम टॉप टिल बॉटम जो है वो उस तरह किया गया है। इस तरह बात नहीं। ये कोर्ट ऑफ अपील का जो प्रोसीजर है, जो पिटिशंस थी ये कोर्ट ऑफ अपील की हैं और कोर्ट ऑफ अपील ने फैसला दिया है, बजाय इसके कि 19 अफराद की मर्सी जो माफी ना हुई है वो आप लोगों के लिए आप समझते हैं कि अगर एक फजा कायम हो सकती है कि जो तमाम आप लोग इनको, तो एक तो हुकूमत और फौज की नज़र में ये बड़ा संजीदा मामला है, 9 मई का बहुत इसके ऊपर डिबेट रही है, बड़ा सख्त पोजीशन ली गई है, लेकिन अब आप समझते हैं कि एक फजा बन सकती है इस हवाले से भी? देखें, अब सर जो अभी मैंने वकील्स की बात को फॉलो किया है वो तो यही है ना कि ये मर्सी पिटिशन है ही नहीं, ये तो अपील पे डिसाइड हुआ है। फिर अगर अब इनकी बात को मैं दुरुस्त मानूँ तो, और अपील पे अगर डिसाइड हुआ तो बंदे जिनको आपने छोड़ा है वो सब तो सजा काट चुके हैं,
उनको अगर 2 साल 1.5 साल सजा है, 1.5 साल अंदर हो गया, तो आप उनको माफ ना करें, तब भी उन्होंने 10 दिनों में बाहर आ जाना है। सो दिस इज समथिंग, मतलब अब ये चीजें कैसे ही कंट्रोवर्सी क्लियर होगी? डॉक्यूमेंट बाहर आएंगे आपकी टेबल पे, मेरी टेबल पे, पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, सजा दे दी ना आपने, कन्विक्शन दे दी, आपने प्रोसीजर किया होगा, आपने एविडेंस रिकॉर्ड की होगी, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन किया होगा, आपने उनके बयान लिए होंगे, सुना होगा, कोई गवाह आया होगा, कोई चीज तो हुई होगी ना उसके साथ, कोई चीज उसके साथ अटैच हुई होगी, कोई नेक्सचर्स हुए होंगे, कोई एग्जिबिट्स हुए होंगे। जब चीज सामने है ही कुछ नहीं, तो हम तो यही कहेंगे ना कि खुद ही मुल्ला खुद ही काजी, आपको, मुझे नहीं पता, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं क्योंकि मैंने पेपर ही को नहीं देखा, आपको भी नहीं पता, एंड आई एम श्योर 100% वकील ने भी नहीं देखे होंगे कि उसके ऊपर क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं। सो जब प्रोसीडिंग्स ही नहीं हुई, तो हम तो यही कहेंगे ना कि अगर एक मुल्ज़िम को यही पता चला जी इसको 2 साल सजा हो गई, इसको 1.5 साल सजा हो गई, अब 1.5 साल सजा तो पूरी हो गई उसकी, यार उसको आपने और कितना 10 साल अंदर रखना है, वो तो रख ही नहीं सकते। और एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, अगर वकील ये कहते हैं कि जी ये अपील था, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट थी या फर्स्ट अपीलेट फोरम था, वहां से हुआ, तो फिर ये मर्सी पिटीशन नहीं है। तो ये अगर मर्सी पिटीशन नहीं है तो फिर तो आप लीगली चलते जा रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है, मैं कहता हूँ बेंच में जो आपका क्वेश्चन था रेलेवेंट इनिशियली कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही है पिटीशन, कल वो डिसाइड कर देते हैं कि जी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो ही नहीं सकता, तो सारी की सारी ये जो एक्सरसाइज है ये फ्रूटलेस हो जाएगी, फिक्टिशियस हो जाएगी, और इट विल डाई इट्स ओन एंड नेचुरल डेथ बेसिकली। रियासत साहब, ये अब बहुत ही मुनफरिद नौयत के पाकिस्तानी सियासी एतबार से, तारीखी एतबार से देखे जाएं ये वाक़यात हैं, फिर ये सज़ाएं होना इटसेल्फ एक बहुत मुनफरिद बात है, एक सिविलियन दौर में इस अंदाज में सज़ाएं होना मिलिट्री कोर्ट से। सो आपकी नज़र में अब क्या वे फॉरवर्ड नज़र आता है? एक तरफ मामला तो सबजुडिस है, वो तो अदालत से ही हमें मालूम होगा, लेकिन अब इस सिलसिले में हुकूमत क्या हो सकता है, आप एक बीच का रास्ता? देखें, सज़ा के लिए देखें माफ़ी का वहाँ पे जो 143 उसमें कोई ऐसी कंडीशन इम्पोज नहीं की गई कि 2 साल वाले को हो सकती है या लाइव वाले को हो सकती है या फलां को हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है, बुखारी साहब ने जैसे फरमाया ना, देखिए सबसे पहला जो बुनियादी चीज़ है ना जिसकी हम कहते हैं कि जी ट्रायल शुरू हो गया, वो होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। हमें तो ये भी नहीं पता कि अंडर व्हाट सेक्शन दे हैव बीन चार्ज्ड, और फिर कन्विक्शन रेट देखें। इसीलिए मिलिट्री कोर्ट के ऊपर लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल 10 और आर्टिकल 10A जो है ना वो मिसिंग इसलिए है कि वहां पे 100% कन्विक्शन रेट है, नॉट अ सिंगल जजमेंट यू कैन रेफर that a person he has been acquitted by the military court। 23 लोगों को ठीक है, एक्विट नहीं, अभी ये जो जितने चाह रहे हैं ना वो पहले मुझे नहीं पता वो डिस्चार्ज हुए कि एक्विट हुए, वो डिस्चार्ज हुए। 23 लोगों ट्रायल के अंदर जिनकी पूरा ट्रायल हुआ है उनके अंदर इक्विटल नहीं हुई। इसीलिए दूसरी बात यह है कि जजमेंट जो है वो रीजंस ऑफ द डिसीजन है, हमें तो किसी की जजमेंट का भी नहीं पता, फिर हमें यह भी नहीं पता कि एविडेंस व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, फिर उसके ऊपर यह भी नहीं देखा गया कि वेदर दैट वाज एडमिसिबल और नॉट एज पर कानून शहादत वो है या नहीं है। तो इस पे बहुत सारे सवालात उठते हैं। हमारा तो प्रिंसिपल स्टांस है, चूंकि इस मुल्क के 17 मुआहदे हैं रिगार्डिंग ऑल दीज मिलिट्री ट्रायल्स एंड एवरीथिंग एंड ह्यूमन राइट्स के हवाले से दुनिया आपको याद भी करा रही है। वो आपने यूरोपीय यूनियन, यूके, अमेरिका, सब ऑर्गेनाइजेशंस का भी। अब ये तो एक तवील बहस है और रहेगी आने वाले दिनों में, हम अदलिया की तरफ भी देख रहे हैं इस हवाले से। लेकिन ये जो तहरीरी मुतालबा है, मुतालबात का आप लोगों का एक की बात है, वो अब समझा जाए बैरिस्टर साहब कि ये मामला डेडलॉक का शिकार रहेगा जब तक पीटीआई लिखकर नहीं देती उनके क्या मुतालबात हैं हुकूमती मुज़ाकरात। देखिए, अगर वाक़तन पीटीआई की जो कमेटी है वो संजीदा है तो फिर राइटिंग में देने में कोई ऐसी बात नहीं। जो बात ज़बानी कह रहे हैं वो एक सफ़े पे लिख के देने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये लिख के दे दें ताकि ये अगर समझ रहे हैं कि हम ब्लफ कर रहे हैं या हम किसी ताखीर का शिकार कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो नहीं होगा। जो यही 2 चीज़ें जो ज़बान से कही जा रही हैं ये लिख आप इनका फिर तमस्खुर नहीं उड़ाएंगे, इनकी कमजोरी नहीं। हम चाहते हैं कि सिर्फ आवाम के सामने रखा जाए, कौम के सामने रखा जाए ताकि यू टर्न ना लिया जाए कल को। और बेशक मुशावरत के बाद करें, क्योंकि पिछली दफा जब मीटिंग कराई गई थी तो वो मुशावरत के लिए ही कराई गई थी और ये दोनों डिमांड्स इन वर्बल या इन वर्बेटम वहीं से आई थी। अब इन राइटिंग आ जाएंगी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मेरे पास वक्त खत्म है, एक मीटिंग ही करवा दें, अपनी कमिटमेंट ऑन कर दें। मैंने लास्ट टाइम मैंने ही कहा था कि मीटिंग इस हफ्ते में हो जाएगी, इस हफ्ते में इनकी मीटिंग हो जाएगी। आज मुतालबा है कि मीटिंग हो, लेकिन ये प्राइवेसी का उसमें ख्याल रखा जाए जब रहनुमा खान साहब से मिलें। तो वक्त खत्म हुआ मेरे पास, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली बुखारी साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, रियासत अली आज़ाद साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। नाज़रीन, देखते हैं पीटीआई की का ये जो मुतालबा है मुलाकात के हवाले से अनइंटरप्टेड किस्म की मुलाकात हो, प्राइवेसी में हो, ये माना जाता है या नहीं। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।